हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के सेक्शन रिव्यू फर्स्ट जो सेक्शन रिव्यू 8.1 उसके कहा था तुम्हें लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, तो होपफुली हो गए होंगे। बाकी अभी हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर 6 corresponding parts, that is 3 sides and 3 angles, are equal to the 6 corresponding parts of the other triangle. 6 parts of one triangle, that is 3 sides and 3 angles, are equal to 6 corresponding parts of the another triangle. Then the two triangles are said to be congruent. ठीक है, लेकिन अब फिर इसमें हमने देखा था कि अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या वो 6 के 6 पार्ट्स इक्वल प्रूव करने पड़ते थे? तो इसका आंसर था नो, 6 के 6 पार्ट्स इक्वल प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि कोई 3 स्पेसिफिक जो कि हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, एएसए कॉन्ग्रुएंसी, एएएस कॉन्ग्रुएंसी एंड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो सेम तरीके से अगर मान लो अभी हमने यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्क्वायर की मैंने तुम्हें बता दिया, स्क्वायर मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया, फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ। अगर कोई स्क्वायर है तो उस केस में स्क्वायर में वो सारी 11 की 11 प्रॉपर्टीज एक तरीके से मौजूद होंगी। यानी क्या क्या होगी कि ये एक मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होंगे, विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी तक वो सारी इसमें फॉलो होती हैं। बाकी पैरेललोग्राम में हमने पढ़ाई है क्या कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं एंड पैरेलल आल्सो, ऑपोजिट एंगल्स दिख ही रहा है, चारों एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। यानी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें स्क्वायर में मौजूद है। मैं इनको वापस लिख नहीं रहा हूँ, हमने लास्ट 2 क्लासेस में उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अगर किसी को अभी भी उस पर डाउट हो तो उन लेक्चर्स को एक बार फिर से देखें। ठीक है, ये तो ही एक बात। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फिगर को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अब हमने पैरेललोग्राम की जैसे 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या पढ़ी थी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, फिर ये भी पढ़ लिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, ये सब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी पैरेललोग्राम की, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ये भी पढ़ लिया था। तो अब अगर मुझे किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है कि 6 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है वो सारी इससे फॉलो होंगी, तो जो भी प्रॉपर्टी वहाँ रिक्वायर्ड होगी उसका यूज करके वो क्वेश्चन करेंगे। पर अगर मान लो कोई फिगर ये नहीं मालूम कि ये गिवन नहीं है कि पैरेललोग्राम है, बल्कि कुछ चीजें देखकर ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो क्या ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी? तो इसका आंसर है नो, कोई भी एक इनमें से। जैसे या तो तुम प्रूव कर दो कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब अगर तुम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल प्रूव करते हो तो क्या होता है, यानी एक पेयर ऑपोजिट साइड और ऐसे दूसरा पेयर, यानी 2 काम कर रहे हो एक तरीके से, है ना, यही हो रहा है ना। जैसे सपोज मान लो कोई एक फिगर है और मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मान लो ये कोई फिगर है ABCD, तो मैं क्या करूँ, मैं ये प्रूव कर दूँ कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी मैं ये प्रूव कर दूँ AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। यानी इस एक प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है तो 2 काम करने पड़ेंगे, एक AB पैरेलल टू CD और एक AD पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है ना। तो अब अगर मान लो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो तुम अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो। अगर वो नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूव कर दो। यानी गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गिवन होगा उससे सारी चीजें गिवन नहीं होंगी, कोई स्पेसिफिक गिवन होंगी, तो यानी या तो उससे हम प्रूव कर पा रहे होंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी इस तरीके से तो हम कह देंगे दैट इज पैरेललोग्राम, या हम प्रूव कर पा रहे होंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, तो भी हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। यानी कोई भी एक प्रॉपर्टी जब हम प्रूव कर रहे होते हैं तो एक तरीके से 2 काम कर रहे होते हैं ना। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर पा रहे हो, है ना, तो दोनों पेयर को नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो, तुम जिस पेयर को पैरेलल प्रूव किया है उसी पेयर को इक्वल भी प्रूव कर दो। यानी वन पे ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देन आल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी अल्टरनेटिवली अगर मान लो तुम, अगर ये मान लो, अब अगर एक और ऐसी मैंने फिगर बना दी कि AB पैरेलल ABCD, अब मैंने अगर ये प्रूव कर दिया AB पैरेलल टू CD एंड मैंने ये प्रूव कर दिया AB इक्वल टू CD,
यानी मैंने सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर दिया, यानी आधा तो काम हो गया उस वाली प्रॉपर्टी से कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, जैसे आधा उससे हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, यानी कोई भी दो काम हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर मान लो मैंने एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दिया और दूसरे पेयर को इक्वल प्रूव कर दिया, तो क्या उसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं? जैसे सपोज मान लो ये कोई एक फिगर है PQRS, अब इसमें मैंने कुछ इस तरीके से प्रूव कर दिया, इसमें मैंने मान लो कुछ इस तरीके से प्रूव कर दिया इन PQRS, चलो मैं फिगर तो नहीं बना रहा हूं, इन PQRS सपोज मैंने ये प्रूव कर दिया कि PQ इक्वल टू RS एंड दूसरा जो पेयर है QR इज पैरेलल टू PS, यानी एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दिया, एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दिया। क्या मैं कह सकता हूं ये पैरेललोग्राम है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर तुमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर तुम ध्यान दो तो उसमें क्या था, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा पेयर इक्वल होता है, तो ऐसा नहीं, जिस पेयर को पैरेलल प्रूव किया है उसी को इक्वल प्रूव करो तो वो पैरेललोग्राम होगा, बाकी एक पेयर को पैरेलल और दूसरे को इक्वल प्रूव करो तो जो नहीं पैरेललोग्राम हो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बल्कि कह सकता है कि ये बात कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जरूर होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आनी होगी कि यानी अब अगर मैं कहूं किसी फिगर को ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो बस कोई भी एक पेयर पैरेलल प्रूव कर दो, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो एक पेयर को पैरेलल और दूसरे को इक्वल प्रूव कर दो। पैरेललोग्राम प्रूव करना है किसी फिगर को तो एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर रहे हो तो उसी को इक्वल भी प्रूव कर दो, या बोथ पेयर को पैरेलल या बोथ पेयर को इक्वल या अपोजिट एंगल्स को इक्वल, या फिर कि क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अब अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की जो एडिशनल प्रॉपर्टी पड़ी थी उनमें से कोई एक प्रूव कर दो कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये प्रूव कर दो, या फिर कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो रेक्टेंगल होगी फिगर, ठीक है। और अगर या यूं भी कर सकते हो कि गिवन फिगर को पहले पैरेललोग्राम मान लो तुमने प्रूव कर दिया है, सपोज तुमने ये प्रूव कर दिया कि गिवन फिगर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मान लो सपोज ये एक फिगर गिवन है, ठीक है, ABCD। अब इसको अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो या तो मैं प्रूव कर दूं कि चारों एंगल 90 डिग्री हैं, या ये प्रूव कर दूं डायगोनल्स इक्वल है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी पड़ी है। या फिर अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, फिर प्रूव कर दो कि वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो भी बहुत है। क्लियर है या नहीं है? यानी एक तरीके से एक काम एडिशनल करना पड़ेगा। अब चारों एंगल तो 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या तो तीन प्रूव कर दिए 90 तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाएगा, या फिर ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सब इतना करोगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। फिर प्रूव कर दो कि वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो ये फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी जो भी सफिशिएंट कंडीशन है कि पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कोई दो काम करने हैं हमें इस तरीके से, रेक्टेंगल तो कोई तीन काम करने हैं, ऐसे रोम्बस के लिए भी, और ऐसे फिर सिमिलरली स्क्वायर के लिए। आगे क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उससे और समझेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि तुम्हारे इसमें दे रखा है नोट्स में, ये तुम्हारे है एग्जाम्पल 11 और ये पेज नंबर है तुम्हारा ऑन 103। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसमें ये ऑलरेडी गिवन है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये इस तरीके से एक फिगर गिवन है ABCD, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, एंड X and Y आर एनी टू पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD। अब एक डायगोनल BD ज्वाइन किया हुआ है, इस पर दो पॉइंट लिए हुए हैं, एक X है और एक Y है, और ये पॉइंट इस तरीके से हैं कि dx इक्वल टू by, ये हमें गिवन है dx इक्वल टू by, और क्या गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है CXAY, यानी C को X से ज्वाइन करो, CXAY, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो इस फिगर को अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है इन गिवन कंडीशन से, तो जैसे समझाया था। अच्छा, ऐसा ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 1 में है, क्वेश्चन नंबर 33 वो भी सेम इसी फिगर पर बेस्ड है, कुछ और एडिशनल चीजें उस पर करनी है, तो वो एक तरीके से तुम्हारा आज का होमवर्क भी है, ठीक है। चलो, तो अब अगर मुझे dx इक्वल टू by गिवन है और ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और मुझे CXAY पैरेललोग्राम प्रूव करना है,
क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव CXAY इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ तो मैं अपोजिट साइड्स की इक्वल प्रूव कर दूं या पैरेलल प्रूव कर दूं या जो पेयर ऑफ वन पेयर अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल ये प्रूव कर दूं। इस तरीके से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरीके से कोई भी एक चीज मैं प्रूव कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो एक तरीका तो देखो ये हो सकता है, जैसे अगर मान लो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल DXC एंड AYB, तो मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल CDX एंड ट्राइंगल ABY। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को तुम देखो तो क्या देख सकते हो तुम? इसमें देख सकते हो, एक तो लिख सकते हो CD इक्वल टू AB। बेसिकली दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, समझ जाओगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। तो यानी जो भी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मैंने पहले ही बताया ज्योमेट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो जो हम आगे कर रहे हैं वो उनका पिछली चीज़ों से रिलेशन होता ही। तो अब ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उससे क्या होगा वो भी आगे देखेंगे। तो CD इक्वल टू AB, इसका रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है ABCD इज पैरेललोग्राम और ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो इतना ही बहुत है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या पूरा लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो CD इक्वल टू AB। फिर अगला अगर तुम देखो तो कह सकते हो एंगल CDX इज इक्वल टू एंगल ABY। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये देखो CD इक्वल टू AB हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो इसका रीजन हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद तीसरी चीज क्या लिख सकते हो? DX इक्वल टू BY। अब ये इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा? वो तो गिवन ही है हमें, है ना, क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? तो therefore by SAS कॉन्ग्रुएंसी, therefore by SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल CDX, देखो ये DX और BY इक्वल है ना, गिवन है। तो ट्राइंगल CDX is congruent to triangle CDX is congruent to triangle ABY। तो implies that क्या हो जाएगा? CX is equal to AY, ठीक है। CX is equal to AY, इसका रीजन हो जाएगा CPC। तो CX और AY इक्वल हो गए। सिमिलर तरीके से अगर ये दो ट्राइंगल लेते हो तो ADX और CBY, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर तरीके से यानी वो दो ट्राइंगल लेके, अब उसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम लिख सकते हो सिमिलरली AX, क्योंकि मेथड वही रहेगा सेम, सिमिलरली AX इक्वल टू CY। तो अब इन देख सकते हो इन दिस क्वाड्रिलेटरल, तो इन क्वाड्रिलेटरल AXCY, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हैं फोर साइड्स है, तो इन क्वाड्रिलेटरल CXAY ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स हमने अभी भी इक्वल प्रूव कर दी, या यूं कह लो बोथ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर CXAY, दो चीजें हो गई, प्रूव कर दी, देयरफॉर CXAY इज अ पैरेललोग्राम। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यही एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, और भी तरीका हो सकता था। जैसे तुम A को C से ज्वाइन कर देते और ये मान लो पॉइंट O होता, तो OA इक्वल टू OC लिख सकते थे, क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही OD इक्वल टू OB भी होता, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो OD इक्वल टू OB डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर उससे DX और BY इक्वल क्वांटिटीज है, सब्ट्रैक्ट करते तो OX और OY इक्वल आ जाते, यानी CXAY के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूव कर सकते थे। और इसी तरीके से तुम्हारे सॉल्यूशन में, क्योंकि एग्जांपल लिया है मैंने, सॉल्यूशन में कर रखा है, तो तुम उसको भी देख सकते हो, या मैंने अभी सिर्फ बोल दिया है तो अपने ओन पर ट्राई करके फिर चाहो तो वो सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्योमेट्री में एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के कई बार हम देखते हैं मल्टीपल वेज होते हैं, तो वही हमने एक ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुमने देखा, यानी इस क्वेश्चन में क्या था, पैरेललोग्राम प्रूव करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे कि या तो पैरेललोग्राम प्रूव करना रहेगा हमें, या रेक्टेंगल या रोम्बस। तो मैंने बता दिया क्या करना है तुम्हें वहाँ पे, जो सफिशिएंट कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज बैठ कर प्रूव करेंगे, बस सफिशिएंट बेसिक प्रॉपर्टी है वो कर दी, या जो भी हमने एडिशनल फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, ठीक है।
और तो यहाँ तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आएंगे कि इस फिगर को क्वाड्रिलेटरल या इसको पैरेललोग्राम या इसको रेक्टेंगल वगैरह प्रूव करो, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस वगैरह प्रूव करो, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन को में आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है कि वहाँ पर किसी फिगर को पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस स्क्वायर वगैरह कुछ प्रूव करना पड़े, ठीक है ना। तो अभी हम सेक्शन रिव्यू 8.1 की बात कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हारे साथ किए थे, ठीक है, और इसके बाकी क्वेश्चंस मैंने कहा था तुम अपने ओन पर ट्राई करोगे, तो होपफुली हुए होंगे तुम लोगों से। फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आई हो, तो उन क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें मैं तुम्हारे साथ वही वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो कि प्रूविंग वाले हैं, बाकी तो वैल्यूज फाइंड करने वाले ये तुम्हारे लिए अभी भी होमवर्क ही है, अगर तुमने नहीं किया है तो उसको कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, सेक्शन रिव्यू 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर PQRS इज गिवन अ पैरेललोग्राम। अब ये एक फिगर गिवन है इसमें हमारे पास, दिस इज द फिगर गिवन, ठीक है। तो इसमें ये गिवन है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और फिर ये भी दे रखा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, यानी एंगल P को हमें करना है बाइसेक्ट, ठीक है। एंगल P को हमें कर लेना है बाइसेक्ट, कुछ इस तरीके से मान लो ये एंगल P का बाइसेक्टर बनाया, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और एंड दिस बाइसेक्ट्स QR एट M, यानी क्या दे रखा है तुम्हें कि ये एंगल बाइसेक्टर P का तुमने बनाया और ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी QR इक्वल टू QM। ये भी एक तरीके से, मतलब देखो क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है सिंपली कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट M, बल्कि ये लिखा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल P बाइसेक्ट्स QR एट M, यानी QR के मिड पॉइंट पे जाके ये बाइसेक्टर फिनिश हो रहा है, एक तरीके से वहां तक जा रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि PS इज इक्वल टू ट्वाइस PQ। तो क्या प्रूव करना है हमें, PS इज इक्वल टू ट्वाइस PQ, ये हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई हो कि सोचो शायद कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है गिवन चीज से अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो कंस्ट्रक्शन वगैरह से भी कर सकते हो तुम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम अपना इस फिगर को अच्छे से देखें तो हमें मालूम पड़ सकता है। देखो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लिख सकते हो ऐसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन लिख देना, PM इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो जो भी एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, ठीक है ना, जो भी एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है वो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करती है। तो वैसे जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो लिख दिया। अब तुम यहाँ पे देखो कि क्या इनके इक्वल 1 या 2 के इक्वल कोई एंगल दिख रहा है तुम्हें, तो वो इतना इजीली तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन तुम तो ये सोचो ना कहाँ का एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल तो इक्वल हो। अब यहाँ पे अब ये एंगल, और अगर मैं इसको एंगल 3 नाम देता हूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? अब इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि भाई हमें गिवन है PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो PS और QR पैरेलल हैं, तो इस और PM एक तरीके से इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 1 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्स। ठीक है, तो फ्रॉम दीज टू implies that angle 2 equal to angle 3. तो therefore in triangle, अब angle 2 और 3 दोनों triangle PQM के पार्ट हैं, तो हम ले लेंगे therefore in triangle PQM क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? QM। 3 के अपोजिट कौन सी साइड है? PQ। तो QM equal to PQ, और इसका रीजन क्या लिख देंगे? साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या आर इक्वल नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, साइड्स वो तो एक तरीके से आर इक्वल तुमने शो करी थी, तो साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमें प्रूव क्या करना था, एक बार देख लेते हैं। तो हमें जो इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि PS इज ट्वाइस PQ। अब देखो PS इज ट्वाइस PQ, ये हमें प्रूव करना था। क्या? PS, दिस PS इज ट्वाइस PQ।
तो अब आगे इसमें कैसे पढ़ सकते हैं? अब क्यू एम जो है, क्यू एम को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हाफ क्यू आर। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन यही हो जाएगा कि एम मिड पॉइंट है ना, तो इसका रीजन लिख देना सिंस पी एम बाइसेक्स क्यू आर, या ऐसे भी लिख सकते हो एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो सिंस पी एम बाइसेक्स क्यू आर, तो यानी एन क्यू एंड एम आर इक्वल है ना, एन क्यू एंड एम आर इक्वल, या हम यूं कह सकते हैं एन क्यू एंड एम आर बोथ आर इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो इसके एन क्यू या क्यू एम को मैंने हाफ क्यू आर लिख दिया, तो इंप्लाइज दैट अब क्यू आर किसके इक्वल है? पी एस के। क्यों? और 2 को उधर भेज दो, और इसका रीजन लिख देना सिंस पी एस इक्वल टू क्यू आर, और इसका रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। PQRS की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो QR कैन बी रिप्लेस्ड विद PS, और 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे वैसे किसी कंस्ट्रक्शन, तो यानी जब पहले अच्छे से फिगर से गौर से देख लिया करो। अब कई जने से सोचते शायद कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करेंगे उससे होगा, नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, यहाँ पे देख सकते हो ना। ओके, एक ये अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ rhombus, EABF इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF। अब ये कुल मिला के तुम्हें एक पहले फिगर बना लो, एक ABCD rhombus ले लो, ठीक है। तो ABCD एक rhombus ले लेते हैं, जैसे सपोज ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C, ये D, ठीक है। वो नेमिंग बाकी मैंने बता दिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी ऑर्डर में करो, बस उसका ध्यान रखना है। अब EABF इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF, यानी एक तरीके से तुम यूं समझो कि इस AB लाइन को दोनों तरफ, एक तरफ E तक, दूसरी तरफ F तक एक्सटेंड किया है सच दैट EA AB BF इक्वल। आगे देखते हैं अब क्या है। अब प्रूव करना है ED एंड FC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल। अब E को करो D से ज्वाइन, ठीक है, F को करो C से ज्वाइन, और ये प्रोड्यूस आगे कर दो, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, है ना। तो यहां पर मान लो किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को एक तो कुछ नाम दे दो, लेट्स से पॉइंट G। तो हमें प्रूव करना है कि G पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि G पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। अब क्या लगता है, कुछ हो सकता है तुम में से कुछ जनों ने ट्राई किया हो गया हो, बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ था वो एक बार और ट्राई कर लो मेरे यहाँ सॉल्यूशन करने से पहले, और जिन्होंने नहीं किया था वो तो डेफिनेटली ट्राई नहीं किया था, वो तो करो अभी, है ना। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है ABCD इज अ rhombus। ABCD इज अ rhombus, तो इट मींस ये चारों साइड्स इक्वल हैं, और बाकी ये तो हमें गिवन ही है EA AB BF इक्वल है ना। तो तुम लिख सकते हो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सिंस ABCD इज अ rhombus, ठीक है, ABCD क्या है हमारे पास, यहाँ एक rhombus है, तो therefore, और rhombus की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है, एंड AB इक्वल टू EA इक्वल टू BF, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये 6 की 6 साइड करके AB BC CD AD इक्वल है, और AB फर्दर ये भी है, तो यानी ये हमारे पास, ये देख ही सकते हो, मैंने फिगर से भी एक तरीके से डिनोट कर लिया है, ये सब इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, अब सीधी सी बात है कि दो साइड्स एक ही ट्राइंगल में इक्वल दिखती हुई फिगर से मिल रही है, तो यानी इसी का कहीं ना कहीं यूज होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल EAD, इन ट्राइंगल EAD है ना, तो इन ट्राइंगल EAD क्या हो जाएगा, ये हमारे पास देखो, अब इन ट्राइंगल EAD EA और AD इक्वल है, तो क्या होगा, यानी उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल में आऊं, ठीक है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये मत समझना ये दोनों आपस में, ये इनके भी फर्दर इक्वल हो जाएंगे, इनके नहीं हो गया, ये दोनों आपस में, क्योंकि फिर डिफरेंट ट्राइंगल आ गया। कई जने ये गलती करते हैं कि ये जो साइड्स की लेंथ है इसमें और इसमें बराबर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे होंगे वही यहाँ होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है।
ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो इसको मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर लिख देता हूं एक बार, है ना, जो यहाँ समझाया फिगर में। तो इन ट्राइंगल EAD, तो इन ट्राइंगल EAD EA इक्वल टू AD, ये एक तरीके से गिवन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AED इक्वल टू एंगल EDA, और इसको कुछ एंगल को नाम दे दो, x दे दो या 1 दे दो, भले ही तुम नंबरिंग या x दे दो, बात ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो AED इक्वल टू EDA इक्वल टू x। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCF, इसकी बात करें तो इन ट्राइंगल BCF एंगल BFC इक्वल टू एंगल BCF, इसको मान लो y नाम दे दो या एंगल 2, जैसे भी तुम नेमिंग 1 2 दे दो या XY दे दो। अभी तो जनरली नंबरिंग करते थे 1 2, या लेटर से भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो मालूम होनी चाहिए, इस वजह से मैंने इस बार चलो X और Y ले ली। ठीक है, और इसका रीजन लिख देना, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। अब यहां तक तो ये बात हो गई। अब आगे कैसे बढ़े, हमें तो ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब ये तुम सोच सकते हो कि जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है GEF, तो GEF में ये एंगल यहाँ 90 डिग्री प्रूव करना है, तो यानी बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए x प्लस वाई 90 डिग्री प्रूव करते हैं, लेकिन वो तो अभी कोई तरीका हमें समझ में आ नहीं रहा है। तो अब इसके लिए अभी तुम ये देख लो कि जो रोम्बस की और जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम ये कर सकते हो यहाँ पर कि जैसे ये x है, ये x है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से ये एंगल क्या हो जाएगा 2x, एंड सिमिलरली y प्लस वाई, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से ये एंगल कितना हो जाएगा 2y। 2x प्लस 2y बताओ कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम 180 डिग्री हमने प्रूव किया था, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी होती है। तो यानी 2x प्लस 2y 180 डिग्री हो गया, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 90, तो रिमेनिंग एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जिनको समझ में आ गया वो अपना रिमेनिंग सॉल्यूशन खुद करो, सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं है, और जिनको फिर भी नहीं समझ आया तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देख लो जो यहाँ मैंने बोला है। तो अब तुम लिख लेना बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एंगल DAB इक्वल टू x प्लस x, दैट इज 2x, एंड ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चाहो तो ट्राइंगल का नाम भी मेंशन कर दो, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल, वही लगेगी एक्सटीरियर तो बाहर बन रहा है तो फॉर शब्द यूज कर लो, तो फॉर ट्राइंगल ADE, और बाकी ऐसे इन लिख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि है तो उसी ट्राइंगल में ही प्रॉपर्टी। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DAE, एंगल DAB हो जाएगा x प्लस x 2x, एंड by exterior angle property in triangle BFC angle CBA, ये कितना हो जाएगा, CBA कितना हो जाएगा y प्लस y, दैट इज 2y। ठीक है, तो y प्लस y 2y। नाउ अब लिख लेना, since sum of adjacent angles of a rhombus is 180 degree, therefore 2x plus 2y equal to 180 degree implies that 2 कॉमन ले लोगे तो twice of x plus y हो जाएगा 180 डिग्री, तो implies that x plus y हो गया 180 by 2, that is 90। ठीक है, now in triangle GEF, ये पहले मेंशन करते हैं ना, let ED and FC extend to meet at point G, है ना। तो now in triangle GEF क्या हो जाएगा, एंगल EGF प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसको शॉर्ट में मैंने इधर एंगल सम
और सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते तो एनी ट्राइंगल की बात होगी। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के लिए फिर पूरा बोलना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो implies that angle EGF plus 90 degree equal to 180 degree. इसका रीजन since x plus y is 90 degree. तो implies that angle EGF is equal to 180 minus 90, that is 90 degree. अब एक लाइन अपने वर्ड्स में लिख देना, hence proved that ED and FC when produced meet at right angle. ये लाइन जरूर लिख देना एंड में, ठीक है? या सिंपली हेंस प्रूव्ड भी लिख देते हो तो बहुत है, क्योंकि जो प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड में हेंस प्रूव्ड वगैरह लिख लेना चाहिए। तो ये हमने बात की अबाउट किसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि किस तरीके से इसको हमने 190 डिग्री प्रूव किया। अब इस क्वेश्चन में कई जने सोचते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, तो उसका कहीं यूज होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका यूज करके भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर अननेसेसरी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो यहाँ पे बिना कंस्ट्रक्शन के हमने ये प्रॉपर्टीज हेल्प से कर लिया। और वैसे भी जब दिखे कि एक ही ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो पहले उस प्रॉपर्टी का यूज तो करो, ठीक है। तो ये हमने बात की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अब ऐसा है कि क्वेश्चन 7 वो तुम अपने ओन पर ट्राई करो, और क्वेश्चन 8 तो बिल्कुल क्वेश्चन 5 जैसा ही है, अभी भी समझा दिया था। बस ये कि क्वेश्चन 5 में फिगर गिवन थी, क्वेश्चन 8 में फिगर गिवन नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन रिव्यू 8.1 तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन रिव्यू 8.2 से रिलेटेड जो चीजें उनको समझेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरे 9 सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हमेशा स्कूल एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तुम्हारे हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में नहीं पूछा गया तो ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इसके पूरे 100% ही चांसेस मान लो कि हैं। और इसके बाद एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी आती है, उसका भी प्रूफ जनरली पूछा जाता है। दूसरा चीज इसको इंपॉर्टेंट कहने का मतलब रीजन यही है कि इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ में तुम्हारे साथ यहाँ पे इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे, ठीक है। जबकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम उसका प्रूफ मैं एक हिंट दे दूंगा कैसे करना है, तुम अपने ओन पर ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले उसको अपने ओन पर ट्राई करो, और बाकी नेक्स्ट क्लास में उसका प्रूफ भी देखेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो जो मैं ये प्रूफ यहाँ समझा रहा हूँ उसको भी कम से कम 2-3 बार तुम देखोगे, और फिर अपने ओन पर 2-3 बार खुद अपने आप प्रूव करोगे, है ना, बिना देखे हुए। कम से कम 2 या 3 बार इनफैक्ट कर लो, क्योंकि स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम का पहले तो स्टेटमेंट अगर हम बोले, मिड पॉइंट थ्योरम है अ लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ a line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. यानी इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछा जाता है हमारे एग्जाम से, और इस रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे, तो क्वेश्चंस में इस रिजल्ट का यूज करना ही हमें। तो यानी एक बार मैं फिगर बता देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, if there is a triangle ABC, let's say the triangle is ABC, और उसके मिड पॉइंट्स हैं लेट्स से D और E। तो यहाँ पे लिखा है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मिड पॉइंट्स हो गए D एंड E, तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो लाइन DE है वो पैरेलल टू थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल भी है, एंड इज आल्सो हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें जैसे कि थ्योरम में हमेशा किसी भी थ्योरम का प्रूव करते हैं तो सबसे पहले तो गिवन, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अ ट्राइंगल ABC such that D and E are midpoints of AB and AC respectively, ठीक है।
अब प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट DE is parallel to BC and DE is equal to half BC also. ये हमें प्रूव करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इस गिवन कंडीशन से, चलो ठीक है, AD इक्वल टू DB, इसको ऐसे सिंबॉलिकली ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, AD इक्वल टू DB, AE इक्वल टू EC, इसको ऐसे दो स्मॉलर लाइंस लगा के, ये तो गिवन है। लेकिन अब इससे गिवन चीज कैसे प्रूव कर सकते हैं कि DE और BC पैरेलल हो? DE और BC पैरेलल तब प्रूव कर सकते हैं या तो प्रूव कर दें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे यहाँ बन रही है इक्वल है। इसका तो कोई तरीका यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है ना। और जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे आगे गिवन कंडीशन से जो चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही हो, कोई थ्योरम या कोई क्वेश्चन, तो सोचो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होगा। तो इतना हमें समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन होगा। कैसे समझ में आ गया? ऐसे समझ में आ गया क्योंकि भाई अब इससे आगे हम कैसे बढ़े कि चलो ना तो भाई ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट वगैरह भी कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारी नॉलेज यही है ना। और फिर अगर हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह पढ़े भी तो यहाँ पैरेललोग्राम, रोम्बस तो कुछ बनते हुए दिख भी नहीं रहे, पैरेललोग्राम ना रोम्बस ना रेक्टेंगल वगैरह। तो यानी हम गिवन यानी एक तरीके से कह लें कि गिवन कंडीशन से तो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं बढ़ पा रहे तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब क्वेश्चन ये कि चलो समझ गए कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करें क्या, है ना। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? DE और BC पैरेलल प्रूव करने हैं, है ना। तो DE और BC पैरेलल प्रूव करने हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि ऑपोजिट साइड जो पैरेलल होती हैं, मतलब अगर ये DE BC को, यहाँ तो इसको हम ट्रेपीजियम प्रूव करते हैं, कहते हैं कि DE और BC फिर पैरेलल है तो फिर ट्रेपीजियम होगा। तो पहले ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए भी तो पैरेलल होना चाहिए ना, यानी वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर ट्रेपीजियम में हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा है। तो लेकिन अब पैरेललोग्राम तो यहाँ कैसे, पैरेललोग्राम तो बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है हमें। तो यानी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करें कि इक्वल लाइंस या कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें। तो एक मतलब कह सकते हो BD के पैरेलल एक लाइन बना सकते हो C के थ्रू। तो उससे क्या होगा, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिखेंगी और थोड़ा बहुत फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए उन साइड्स को इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। या ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हो कि DE को हमने लेग से एक्सटेंड कर दिया, भाई DE जितनी लेंथ है इतना हमने एक्सटेंड कर दिया F तक, और फिर F को C से ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं, क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे सच दैट, और ये तो तुम्हें ध्यान भी रखना है, मिड पॉइंट थ्योरम के कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड, दो तरीके के कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। देखो या तो DE को एक्सटेंड कर दो F तक सच दैट DE एंड EF इक्वल, या तुम यूं कर सकते हो BD के पैरेलल एक लाइन बना दी C के थ्रू और DE को एक्सटेंड कर दिया, तो जहां मिलेंगे वो पॉइंट F होगा। दोनों तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका जैसे मैं इससे कर रहा हूं, एक्सटेंड DE to F such that DE is equal to EF। अब इससे होगा क्या, DE equal to EF ले तो लिया, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो बेसिकली अगला हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम BC FD को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। जब पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो अपने यहाँ DF और BC पैरेलल हो जाएंगे और DE उसका पार्ट है तो DE पैरेलल टू BC भी हो जाएगा। यानी जो हमारे पास नई फिगर बनती हुई दिख रही है BC FD, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो तरीका ये होगा, क्या तरीका होगा? अब अगर तुम देखो, अभी तक तो चलो मैं कह रहा था ऐसे कोई ट्रायंगल दिख नहीं लगे कॉन्ग्रुएंट, तो अब तो दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ADE एंड CFE, तो क्या चीज कह सकते हो? एक तो कह सकते हैं हम AE इक्वल टू CE। इसका रीजन क्या हो जाएगा? गिवन है, ये तो गिवन ही तो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा एंगल AED किसके इक्वल हो गया? एंगल CEF। इसका रीजन क्या हो जाएगा? AED इक्वल टू CF। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तीसरा DE इक्वल टू FE। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय कंस्ट्रक्शन, DE हैज बीन एक्सटेंडेड, DE इक्वल टू EF है ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर
बाय therefore by a ऐसे कॉन्वेंसी सॉरी ए ऐसे थोड़ा ना एस एस तो therefore by एस ए एस कॉन्वेंसी ट्राइंगल AED या ADE लिख लो जैसा भी नेमिंग दो तो ADE किसके कॉन्वेंट होगा ADE अब देख सकते हो ADE में जो E पे एंगल बन रहा है वो वहां E पर ही बन रहा है तो इस तरफ E फिर वही जैसे यहाँ E थर्ड प्लेस पे तो यहाँ भी थर्ड प्लेस पे फिर इधर E के साथ A है इधर A फर्स्ट प्लेस पे है इस तरफ E के साथ C है तो इधर C फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो ADE कॉन्वेंट टू CFE अब ADE कॉन्वेंट टू CFE मिल तो गया लेकिन वो हमें कैसे हेल्प करेगा पैरेललोग्राम प्रूव करने में तो पैरेललोग्राम प्रूव करने में यूं हेल्प करेगा कि अगर ADE और CFE हमारे पास कॉन्वेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CF CPCT यानी AD और CF इक्वल है अब देख सकते हो AD और BD तो गिवन थे इक्वल और AD और CF हमने इक्वल यानी BD और CF हो गया ना इक्वल यानी वन पे ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी अब दूसरे पेयर को तो इक्वल प्रूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो हमें कहीं ना कहीं प्रूव करना है तो इसी पेयर को पैरेलल प्रूव करना है तो उसके लिए फिर क्या यूज होगा देखो कोई सा भी जैसे यहाँ एंगल जो ए पे बनेगा वो यहाँ एंगल सी पे बनेगा या इधर जो एंगल बनेगा डी पे उधर एफ पे बनेगा कोई भी एक चीज ले लो बहुत है तो मैं लिख रहा हूं इंप्लाइज दैट एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DAE इज इक्वल टू FCE और इसका रीजन मैं लिख दूंगा ऑल्टरनेट एंगल्स ठीक है यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है और किस तरीके के एंगल्स हैं अच्छा ऑल्टरनेट तो बाद में इसका अभी तो क्यों लिख रहा हूं मैं इक्वल है CPCT अरे भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है ना तो DAE इक्वल टू FC इसका रीजन अभी तो ये आएगा ना CPCT अब तुम देखो ये किस तरीके के एंगल्स हैं तो तुम लिखोगे एंगल DAE एंड एंगल FCE एंगल DAE अभी भी ये कॉन्वेंट प्रूव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रूव कंप्लीट हो गया है अभी भी इसमें काफी कुछ बाकी करना है तो लिखना एंगल DAE एंड एंगल FCE एंगल DAE एंड एंगल FCE आर किस तरीके के एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल ऑल्सो और जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी हो तो इसका मतलब क्या हुआ DAE and FCE are alternate angles and are equal also therefore ये लाइन AB और ये लाइन CF आपस में पैरेलल हो जाएंगे अरे भाई जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल ना तो ट्रांसवर्सल तो इनके लिए AC हो गई और ये AB और CF पैरेलल लाइंस हो गई तुम ऑल्टरनेटिवली एंगल D और F भी लेते तो सेम चीज लिख सकते थे ठीक है तो AB पैरेलल टू CF अब आ जाओ इस पर जो मेन चीज मैं बोल रहा था कि इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे कि इन क्वाड्रिलेटरल BCFD इस क्वाड्रिलेटरल में देखो इन क्वाड्रिलेटरल BCFD क्या कह सकते हो एक तो BD इक्वल टू FC बोल सकते हो क्यों इसका रीजन लिख देना सिंस AD इक्वल टू BD गिवन था एंड AD इक्वल टू CF हमने प्रूव कर दिया बस लिखना ही है मैंने बता तो दिया ही कई को समझ आया भी गई होगी चीज बाकी एक बार लिख दी है तो और अच्छे से समझ आ गई होगी तो BD इक्वल टू FC फिर क्या लिखोगे BD इज पैरेलल टू FC अब इसका रीजन क्या होगा हमने क्या प्रूव किया AB पैरेलल टू FC या CF सिंस AB पैरेलल टू CF एंड BD जो है पार्ट ऑफ AB है तो BD इज पार्ट ऑफ AB इस वजह से तो सिंस वन पे ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल तो सिंस वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड सॉरी तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स is parallel and equal
therefore BCFD is a parallelogram। ये हमने प्रूव कर दिया कि BCFD एक पैरेललोग्राम है। अब बस ये हमारा एक तरीके से प्रूफ इस यहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट होता है। बस जो चीज़ प्रूव करनी थी, तुम कहोगे प्रूव तो ये करना है, वो कहाँ हुआ है, तो बस BCFD पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो अब ये इसमें बाकी करने के लिए कुछ खास नहीं रह गया है, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, पूरा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ मिटा रहे हैं, और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सोच कर करना है कि किस तरीके से, तो थोड़ा बहुत इस मिड पॉइंट थ्योरम का तो याद ध्यान भी रख लो, है ना। चलो, तो अब लिखना BCFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर BC इक्वल टू DF एंड BC पैरेलल टू DF। इसका रीजन लिख देना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब BC पैरेलल टू DF है, और BC DF का ही पार्ट है D, तो हेंस DE पैरेलल टू BC, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा DE इज पार्ट ऑफ DF एंड BC इक्वल टू, देखो DF था, DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF, ऐसा लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू DE प्लस DE। इसका रीजन क्या हो जाएगा, सिंस DE एंड EF आर इक्वल, तो इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू ट्वाइस DE, या कह सकते हैं DE इक्वल टू हाफ BC। तो देखो यही हमें प्रूव करना था, DE इक्वल टू हाफ BC और दूसरा DE पैरेलल टू BC। तो ये दोनों चीजें हमारी प्रूव होती हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ ये तुम्हारे सामने है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका प्रूफ अपने ओन पर करो, कम से कम 2 या 3 बार तो करना ही है। अब मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि कंस्ट्रक्शन तुम यूं भी कर सकते थे, BA के पैरेलल एक लाइन C के थ्रू ड्रॉ करते तो भी 2 ट्राइंगल वगैरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते और ये क्वेश्चन हो सकता था। तो उसको भी ट्राई करो, और इसी का यूज फिर कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने में होता है। तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ भी अपने ओन पर करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है कि क्वेश्चन 7 और 8 जो सेक्शन रिव्यू के बच गए, अगर किसी ने नहीं किए वो तो करेगा, और बाकी कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ अपने ओन पर करना है। और इस मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ जो मैंने यहाँ समझा दिया है, इसको रिवाइज करना है 2 या 3 बार कम से कम। ओके, थैंक यू।